जी हाँ, भारत के सामने एक बड़ा सवाल है। आज का इंडिया का सवाल मैं भारी मन से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक होनहार छात्र रूस और यूक्रेन की जंग, जी हाँ, जो घमासान चल रहा है, जिसमें कि गोलाबारी बमबारी जारी है, उसमें वो नहीं रहा। जी हाँ, कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अपनी जान गंवा बैठे। इसके साथ साथ इसमें कोई और नहीं बल्कि मासूम पिस रहे हैं। इसी बात को लेकर आज भारत में है बवाल। जी हाँ, कि आखिर नवीन एक बेगुनाह छात्र कैसे इस युद्ध का शिकार हो गया। आइए, नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया खतरे में है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर तबाही मचा दी है। युद्ध विनाशकारी होता जा रहा है। मिसाइलों के धमके और टैंकों की गरज से यूक्रेन थर्रा रहा है। रूस जैसी महाशक्ति के सामने यूक्रेन अपना वजूद बचाने की जंग लड़ रहा है। वहां के लोग सुरक्षित ठिकानों की पनाह में इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस रुकने वाला नहीं है। इसके इरादे साफ हैं। लेकिन सवाल है कि अगर इसी तरह युद्ध चलता रहा तो आखिर नतीजा होगा क्या? दुनिया को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का, यानी कि रक्षा विशेषज्ञ, इसके साथ साथ विदेश मामलों के जानकार और काफी बड़े नाम हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। उनसे हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस लगातार आक्रामक होता जा रहा है। यूक्रेन पर बम और मिसाइल दागे जा रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। भारी संख्या में यूक्रेन में लोग और सैनिक मारे जा रहे हैं। रूस लगातार कीव, खार्किव समेत यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है और दोनों देश लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग चल रही है और ये जंग अब खतरनाक रूप लेती जा रही है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। रूस की सेना शुरू से ही यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। इस बीच रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में खार्किव के पास एक मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, जिसमें 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ये मिलिट्री बेस रूस की सीमा से 49 किलोमीटर और खार्किव से 100 किलोमीटर दूर है। रूस कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता है। वो यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है और इस कड़ी में रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के अमेरिका में राजदूत ओक्साना मार्कारोवा ने दावा किया कि रूस ने इस विध्वंसकारी बम का उपयोग एयर स्ट्राइक के दौरान किया, जिसको जेनेवा कन्वेंशन के दौरान बैन कर दिया गया था। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसके बाद यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की ओर से भी मिसाइल हमले की पुष्टि की गई। ट्वीट में कहा गया, रूस अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। वह निर्दोष नागरिकों को मार रहा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। रूस अब बड़े यूक्रेनी शहरों को अपनी मिसाइलों से निशाना बना रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। यूक्रेन का कहना है कि अब तक रूसी हमले में 16 बच्चों समेत 352 यूक्रेनी लोगों की मौत हो चुकी है। गोलाबारी अभी भी जारी है, जिस वजह से यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 25 किलोमीटर दूर 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला तैनात है। ये काफिला कीव की ओर बढ़ रहा है। काफिले में सैकड़ों टैंक और तोप शामिल हैं। रूस लगातार मिसाइलों और एयरक्राफ्ट के जरिए यूक्रेन पर हमले कर रहा है। खतरे को देखते हुए भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी भारतीयों को कीव खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस मिसाइलें और बम गिराकर न सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है बल्कि आम नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। देखना होगा ये युद्ध और कितना विनाशकारी होगा और कितने मासूमों की जान लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, इस भारी जंग के बीच हमारे साथ आखिर रूस की अगली रणनीति क्या है और इसके साथ साथ यूक्रेन खुद को कैसे बचाएगा, नाटो क्या यूक्रेन के समर्थन में किस तरह सामने आएंगे। असलाह बारूद तो दे रहे हैं लेकिन यूक्रेन चाहता है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन का साथ दें। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर राजीव भल्ला साहब, जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। भल्ला साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर एएस बहल। डॉक्टर एएस बहल, आप पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर बहल, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अनुज माथुर साहब, जी हाँ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका स्वागत अनुज जी। और प्रोफेसर असमर बेग, विदेश मामलों के जानकार। बेग साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, सबसे पहले मैं डॉक्टर बहल आपसे शुरू करना चाहूंगा। एक दुखद खबर, एक होनहार भारतीय छात्र वहां पर इस जंग का शिकार हो गया। डॉक्टर बहल, देखिए, जो नवीन के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद खबर है। मैं उसको हताहत या मरने वाली बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा शहीद, क्योंकि वो बैटलफील्ड के अंदर जहां पे वॉर चल रहा है खार्किव के अंदर, वहां पे शहीद हुए हैं। ये जरूर है कि अभी जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं, चाहे वो कीव में फंसे हैं, चाहे वो खार्किव में फंसे हैं, वहां से निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो कदम है, उनमें से एक कदम जो आज लिया गया है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, वो भारतीय वायुसेना के C-17 जहाज, उनको भेजा जाएगा। मेरे बस एक ही थोड़ी सी दुखी मन से मैं बोल रहा हूं कि यही कदम अगर हम कुछ दिन पहले ले लेते और यही चीज हम अगर थोड़ा पहले कर लेते तो शायद हमारे छात्रों को इतनी तकलीफें और इतना दुख ना देखना पड़ता। क्योंकि आपके चैनल में तो नहीं, पर मैंने कई चैनल में देखा है, हमारे लड़कियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई है यूक्रेनियन सोल्जर्स और यूक्रेनियन पुलिस ने पोलैंड बॉर्डर पे। और कहीं ना कहीं हमारे जो डिप्लोमेसी है वो बहुत एक्टिव हो गई है। अभी ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं हुई, बहुत जगह से प्रेशर भी बनाया जा रहा है। लेकिन अगर ये जो कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग ऑन द फील्ड लेवल है, जो उसके अंदर है, जो यूक्रेन के अंदर है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ खमियां हैं। शायद इसी वजह से 4 मंत्रियों को भी अब पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी भेजा जा रहा है। जी डॉक्टर बहल, बड़े दुख की बात है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बेग साहब की ओर आगे बढ़ता हूं। बेग साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जी हाँ, जो मदद पहले पहुंचनी चाहिए थी, डॉक्टर बहल भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये मदद पहुंचने में देरी हो गई। बेग साहब, दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा था, बहुत टेंशन था, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे, सब लोग ये समझ रहे थे कि शायद वॉर एक्चुअली नहीं होगी, एक प्रेशर टैक्टिक्स है, एक टग ऑफ वॉर चल रही है दोनों साइड्स में, और ऐसा होने की चांसेस नहीं है। लेकिन सडनली रूस ने मूव इन किया यूक्रेन के अंदर, अपने फोर्सेस भेज दिए और हालात कंट्रोल के बाहर हो गए। तो जाहिर सी बात है, किसी भी कंट्री में, जैसे हमारे मुल्क में भी जो पॉलिसी प्लानिंग होती है, उसमें एंटिसिपेट करके गवर्नमेंट चलती है कि साहब ऐसी सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसा हम और दूसरे लोग भी ऐसे ही एंटिसिपेट कर रहे थे, और हमारे काफी बच्चे वहां पर ट्रैप हो गए। तो मेरे ख्याल से ये कोई इशू ज्यादा इस पे बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो भी हुआ, अब हमें बेसिकली ये सोचना आगे कि हम कैसे, जो भी बच्चे हमारे बच गए हैं, ऑब्वियसली करीब 20,000 बच्चे वहां पढ़ते हैं, कि वो कैसे जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट हो और मिनिमम परेशानी हो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और हमारे बच्चे वापस देश में आ जाए। तो बेसिकली ये कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि अब इस चीज पर ड्वेल करना कि जो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, दैट आई डोंट थिंक उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत है इस वक्त। जी बेग साहब, अहमियत है, लेकिन फेल्यूर इज द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अगेन विथ इंटेलिजेंटली, ऐसा भी कहा जाता है। जी हम आगे बढ़ते हैं। बेग साहब, हमारे साथ भल्ला साहब हैं। भल्ला साहब, बड़ी दुखद खबर, हमारा अपना एक होनहार युवा छात्र, जी हाँ, शहीद हो गया।
बड़े दुख की बात है कि ये एक बच्चा चला गया है पूरे देश के लिए और परिवार के लिए, तो बहुत दुख की बात है। एंड उनको भगवान उनको स्ट्रेंथ दे ये लॉस बेयर करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें कि एक मेरे ख्याल लड़ाई से काफी दिन पहले भारत सरकार ने और MEA ने इनको एडवाइजरी दी थी कि यूक्रेन छोड़ना शुरू कर दें, लेकिन जिस तरह हमारा नेचर है हम लास्ट मिनट तक रहते हैं कि देखें कि क्या होता है, शायद लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि आजकल 21st सेंचुरी में सबका सोच विचार है कि लड़ाई इज नॉट एन ऑप्शन। एंड रूस भी बोलता रहा कि हम अटैक नहीं करेंगे। तो इसलिए हो सकता है बच्चों का और जो वहां पे भारतीय नागरिक हैं उनका हौसला बढ़ जाए कि लड़ाई नहीं होगी। दो तैयारी की सारी हरकतें नजर आ रही थी कि नहीं होगी लड़ाई, और जब ये उन्होंने हमला किया वो बेचारे बच्चे फंस गए हैं और लड़ाई की हालत में बिल्कुल नहीं निकल सकते वहां से। वो बच्चा बाहर निकला खाना लेने के लिए और उसको शैली के अंदर वो शेल लग गया और बेचारे की मौत हो गई है। बल्कि कल मैंने एक ग्रुप में बच्चों से बात की थी, मैंने उनको यही एडवाइस दिया है कि बिल्कुल आप खाना कम खाओ और बिल्कुल अपने सेफ्टी रखो, कोई जल्दी नहीं मचाओ वापस आने के लिए। हमारे जो 4 मंत्री गए हैं वो सारा कोऑर्डिनेट करेंगे, हाई लेवल पे डिस्कशन करेंगे। एंड अगर लड़ाई के दौरान बीच में पैसेज मिलता है रेड क्रॉस के जरिए या किसी और की तरीके से, तब वो बच्चे आने चाहिए सेफ्टी के साथ। जी, इस बीच माथुर साहब, भारत सरकार ने, हमारे जो विदेश सचिव है उन्होंने यूक्रेन और रूस के राजदूतों से बात की है हमारे बच्चों की खैरख्वाही के लिए कि वो वहां पर सुरक्षित रहें और उन्हें सेफ पैसेज दिया जाए। इसको लेकर बातचीत हुई है, लेकिन रूस ऐसा ढीठ मुल्क कि वो अपने हमले कम नहीं कर रहा। गोलाबारी, बमबारी ये लगातार जारी है माथुर साहब। देखिए, ये जहां तक गोलाबारी बमबारी का सवाल है, आप देखिए जिस मकसद से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था वो मकसद हासिल किए बगैर मैं नहीं मानता कि रूस रुकने वाला है। ये मुझे लग रहा है कि जो रूस की लीडरशिप है वो लोग, इस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी, मेरे सीनियर भल्ला साहब यहां बैठे, मैं बताऊंगा, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी कभी भी सिविलियंस के ऊपर, निशस्त्र और असहाय लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर कभी भी कोई भी आर्मी हमला नहीं करती है। और अगर वो ये काम कर रहे हैं तो ये बहुत अनप्रोफेशनल और एक बहुत गलत तरीका है लड़ाई लड़ने का। ये कोई तरीका लड़ाई लड़ने का नहीं है। आपके पास सारे कन्वेंशंस बने हुए हैं और इसका बहुत सीरियस संज्ञान लेना चाहिए। ये जो लेकिन बात जो आपको बताऊंगा वो ये है कि क्योंकि आप देखिए जिसको देख रहे हैं वो यही बात कर रहा है कि हम कैसे मदद करें यूक्रेन की, हथियार भेज दें, गोला बारूद भेज दें, हवाई जहाज भेज दें, फलाना भेज दें। कोई भी आज की तारीख में ऐसे बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा कि इस लड़ाई को कैसे रोका जाए। अभी जरूरत कुछ भेजने की, यूक्रेन की सबसे बेहतर मदद जो हो सकती है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय मिलके किसी प्रकार से प्रेशर डाल के, जो मर्जी करके, इंटरवेंशन करके इस लड़ाई को रोके। वही मदद चाहिए यूक्रेन को भी, क्योंकि आप देखिए जब लड़ाई जिस जगह हो रही है, किस देश के जहाज डूब रहे हैं, किस देश के हवाई जहाज नीचे गिर रहे हैं, किस देश के टैंक टूट रहे हैं, नुकसान सिर्फ एक का हो रहा है, वो है यूक्रेन। ये बात समझने की है और अभी आवश्यकता सिर्फ यह है कि हम इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो, किसी ना किसी तरीके से प्रेशर डाल के इस लड़ाई को रुकवाने का काम करें। बात संख्या 1। बात संख्या 2 में जो कह रहा हूं वो ये है कि जो रूस का अभी जो सोच विचार, अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन की डिजायर्ड एंड स्टेट क्या है, इस लड़ाई के अंत में वो क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। मेरे को तो ये लग रहा है कि वो यूक्रेन को एक नया अफगानिस्तान बनाएंगे, क्योंकि यदि वो कब्जा भी कर लेंगे कीव पर, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों खार्किव पे कब्जा कर लेंगे, पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि किस प्रकार की इंसर्जेंसी यहां पर उगली, क्योंकि इस जगह के लोग उनके खिलाफ हैं। और ये इंसर्जेंसी और ये जो लड़ाई है ये फिर 10 साल चलेगी। और 1979 में जैसे रूस गया था अफगानिस्तान में और 1989 में मुंह छुपा करके भाग के आया था, वही हाल उनका यहां होने वाला है। जी माथुर साहब, आदमी को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और किस प्रकार से कर रहा है। जी माथुर साहब, लेकिन रूस जो है, रूस इस समय
मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर बहल, माथुर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लाख प्रतिबंध लगा दिए गए, आर्थिक रूप से कमर तोड़ने को लेकर पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने, सबने तय कर लिया और इस पर काम भी शुरू हो गया। ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पर रूस के अटैक हो गया, यानी कि उस पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद रूस जो है मान नहीं रहा। डॉक्टर बहल, देखिए, थोड़ा सा मैं अलग एक लाइन पे लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये जरूर है कि रूस की गलती है। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि रूस को अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन यूक्रेन एक मोहरा है नाटो और यूएस का, वेस्ट कंट्रीज का, और उसको बहुत एनकरेजमेंट जो नाटो और यूएस ने दिया था, जिसकी वजह से आज और जो कल बातचीत भी हुई थी उसमें बहुत स्ट्रांग एंड अग्रेसिव स्टैंड लिया था यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहां गए थे, डिफेंस मिनिस्टर ने। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज यूक्रेन एक मोहरा है और वो मोहरा वेस्ट का मोहरा है। वेस्ट चाहता है कि इस लड़ाई को जितना खींचा जाए उतना अच्छा है, ताकि रशिया के ऊपर जो इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाए और रशिया वीक हो जाए। यूक्रेन इसमें मारा जा रहा है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, वेस्ट को आज चाहिए यूक्रेन को बोले कि थोड़ा सा झुक जाए और शांति वार्तालाप में आगे बढ़े, और रशिया चाहता है कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो। और जो पुतिन ने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि वो एकदम एंटर करके आज कीव तक उसकी फौजें पहुंच गई हैं, 40 मील लंबी लाइनें हैं उनके वेपन सिस्टम्स और फोर्सेस की, ग्राउंड फोर्सेस की। तो अब वो पीछे हटने की स्टेज पे नहीं है। अगर इस स्टेज पे पुतिन पीछे हट जाता है, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो लीडर्स हैं, स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं, उनकी थिंकिंग को भी। और जो स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो देश को कैसे आगे लेके जाना है। और पुतिन आज इस स्टेट में नहीं है कि वो यहां से बैक डाउन कर दे। इतना आगे बढ़ने के बाद अब वो खार्किव, लुहांस्क और डोनेट्स्क का एक ईस्टर्न एरिया को वो जरूर बाइफर्केट कर देगा यूक्रेन से, और कीव को जल्दी से जल्दी ऑक्यूपाई करने की या असॉल्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में जो भारतीय छात्रों की स्टेज है वो बहुत ही जी। डॉक्टर बहल, पुतिन पीछे नहीं जाएंगे। जी हां, पीछे जाए भी कैसे? 64 किलोमीटर लंबा असलाह काफिला, 64 किलोमीटर लंबा काफिला असलाह के साथ कीव की ओर यूक्रेन में घुस चुका है। तो आखिर पुतिन पीछे जाएं भी तो कैसे? बेग साहब, पुतिन कैसे पीछे जाएं और क्यों? ये तो जंग अब बादशाहत की हो गई है। डॉक्टर बहल की बात को आगे बढ़ाएं तो मुझे ऐसा लगता है बेग साहब कि जिस तरह से यूक्रेन एक मोहरा बन गया है, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि गेहूं में घुन पिसता है? लेकिन मुझे लगता है कि यूक्रेन अपने आप में जानते हुए पिस रहा है। देखिए, इसमें यूक्रेन की लीडरशिप की भी गलती है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सारी बातें तो बहुत अच्छी कहने के लेवल पर कि सारे कंट्रीज बराबर हैं, हम सब यूएन जनरल असेंबली में एक साथ बैठते हैं, सब बराबर हैं। लेकिन कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी ये होती है कि एक मुल्क जो है वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर ही आगे पीछे जाता है। जब आप जियो स्ट्रैटेजिकली किसी बहुत पावरफुल कंट्री के पड़ोस में लोकेटेड होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे किस तरह से आप बिहेव करें, और किसी बाहर के सपोर्ट के बेसिस पर या उसको एंटीसिपेट करते हुए आप बहुत अग्रेसिव पोस्चर लेंगे तो वो कंट्री उसको टॉलरेट नहीं करेगा। दुनिया में इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। इस वक्त यही हुआ है, जैसा कि अभी कहा गया कि यूक्रेन एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो गया, और अमेरिका और उसके एलाइज जो हैं रशिया को हर तरफ से घेर रहे थे, और वो यूक्रेन को जो एकदम नेक्स्ट डोर नेबर है, वहां पर नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को दी जा रही थी। और इस चीज पर एक पॉइंट होता है जब कोई बड़ा पावर जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें रेफरेंस दूंगा मैं 1962 का, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी और सोवियत यूनियन और अमेरिका दो सुपर पावर्स थे, और वहां पर क्या नाम है, मिसाइल सोवियत यूनियन लगा रहा था, तो अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर थर्ड करने की बात शुरू कर दी थी, और उन्होंने कहा हम इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली वही सिचुएशन आज है कि एक बड़ा पावर है, ठीक है आज यूएसएसआर वो नहीं है, लेकिन फिर भी मिलिटरीली दुनिया का शायद तीसरा सबसे पावरफुल कंट्री होगा अमेरिका और चाइना के बाद रशिया। तो उसको इस तरह से आप एनसर्कल करेंगे और उसके ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं उनका अटैक, लेकिन पॉइंट ये है कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई। अब
जाहिर सी बात है उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने कोई चीज, एक टारगेट ले रखा है कि हमको वहां तक जाना है, और इस स्टेज में ये कहना कि वो वापस हो जाए, वो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक ऑल आउट जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करके रहेंगे, क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है इंटरनेशनल लेवल पर जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करनी होती है, और पावर एक डिमॉन्स्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट है, और अगर उसको आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे या डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे तो दुनिया के लेवल पर आपकी वो इमेज और वो पोजीशन जो रूस हासिल करना चाहता है इस अग्रेशन से वो नहीं हो जी बेग साहब, तो जाहिर सी बात है जी बेग साहब, पावर हो या प्यार, दोनों आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। जी हाँ, और उसी की तर्ज पर जैसा आपने कहा, मुझे लगता है कि रूस जो कर रहा है वो अपनी ताकत दिखा रहा है कि मैं कितना ताकतवर हूं। भल्ला साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भल्ला साहब, कीव पर चढ़ाई के लिए, कीव पर कब्जे के लिए रूस कोई मौका नहीं छोड़ रहा। 64 किलोमीटर लंबी कतार का काफिला असलाह के साथ कीव में घुस रहा है। यूक्रेन में तो घुस चुका है, लेकिन कीव खाली कर दो, इस बात का ऐलान आज भारत की तरफ से भी एडवाइजरी आ गई कि जो भी भारतीय कीव में है वो शाम होने के पहले खाली कर दे। इसको क्या संकेत और संदेश समझना चाहिए, जनरल भल्ला? थैंक यू। मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं पहले कि जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल लक्ष्य रखे हुए हैं कोई, और उन्होंने लीडरशिप ने बड़ा सोच समझ के ये लक्ष्य रखे हुए हैं, और जब तक वो लक्ष्य पूरे नहीं होते तब तक वो वापस नहीं आएंगे, लड़ाई ये बंद नहीं होती या फिर यूक्रेन गिव इन करते। अब ये बाकी जो 64 किलोमीटर की लाइन है, ये तकरीबन 1200 से 1500 गाड़ियां हैं, इसके अंदर टैंक है, इसके अंदर गन्स हैं, इसके अंदर लॉजिस्टिक सप्लाईज हैं, इसके अंदर फ्यूल थिंग्स हैं, राशन है जो कि ये ट्रुप्स के लिए जा रहा है। ये जो 1200-1500 गाड़ियां हैं ट्रुप जाते हैं, ये कीव को सराउंड कर देंगे बिल्कुल, और फिर धीरे धीरे उसको कीव को कब्जा करने पे देंगे, ताकि कोई अंदर नहीं जा पाए कीव के और कोई बाहर नहीं जा पाए, और उसको वहां पे स्ट्रैंगुलेट करके टाइम लग के अर्बन वॉरफेयर लड़के उसको कब्जा करेंगे। और इसीलिए ये एडवाइजरी दी गई है कि शाम को, रात को जब ये गाड़ियां अंदर जाएंगी, उससे पहले अगर हमारे वहां पे कोई स्टूडेंट्स हैं, नागरिक हैं, वो वहां पे छोड़ के आ जाए। जी, जनरल भल्ला, छोड़कर वहां से निकल जाए, यानी कि बाहर निकल जाए कीव के बाहर, खार्किव के बाहर। इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। ईयू में संबोधित करते हुए उन्होंने 4-5 ऐसी बातें रखी कि आज सबसे बड़ा दर्दनाक दिन, जी हाँ, जब हमारे बच्चों तक को पुतिन ने नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि ईयू से उन्होंने अपील की, हालांकि तालियों की गड़गड़ाहट तो रही जेलेंस्की के संबोधन के बाद, लेकिन ईयू देशों से उन्होंने अपील की कि अगर आप हमारे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, मेरे मुल्क के साथ हैं, तो आप ये साबित करें कि आप मेरे साथ हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत मजबूत हैं, हम यूक्रेनियन हैं, हमें अपने हक की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ईयू का समर्थन जरूरी है, और अगर समर्थन है तो साबित करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईयू की बैठक में जेलेंस्की ने जो संबोधन दिया, उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट, स्टैंडिंग ओवेशन के बीच जेलेंस्की का ईयू के प्रतिनिधियों ने स्वागत भी किया। आइए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान में हमारे साथ डॉक्टर बहल, प्रोफेसर बेग, हमारे साथ जनरल भल्ला, अनुज माथुर साहब। सबसे पहले डॉक्टर बहल, फर्स्ट रिएक्शन जेलेंस्की की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ईयू की बैठक में जो उन्होंने संबोधन किया, उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट तो हुई, डॉक्टर बहल, स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, लेकिन जेलेंस्की ने कहा अगर आप हमारे साथ हैं, ईयू का समर्थन है, तो साबित करें। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर की टीज जेलेंस्की की उनकी जुबान पर आ गई। डॉक्टर बहल, सबसे पहले चीज था कि वो एनकरेज कर रहे थे इंटरवेंशन के लिए, और दूसरा ईयू को ज्वाइन करने के लिए। कल भी उन्होंने कहा था ईयू ज्वाइन करने का। उन्होंने एक इंटरनेशनल बटालियन की भी बात करी थी कल या परसों। तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं कि आप इंटरवीन करिए, और इंटरवीन फिजिकली करिए। ये बोला नहीं उन्होंने, लेकिन इम्प्लीकेशन इसकी तरफ भी था।
और दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने कही, वो ये कही कि हम हर स्ट्रीट को फ्रीडम स्क्वायर बना देंगे। इसका मतलब, और ये कहा कि हमारे जो सिविलियंस हैं, नागरिक हैं, वो सब योद्धा हैं, वो सब का मोराल बहुत हाई है और वो हर स्ट्रीट को डिफेंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ये मतलब है कि अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। हमने देखा है कि उनके पास उनको एंटी टैंक मिसाइल्स दी जा रही हैं दूसरे देशों से, उनको स्टिंगर मिसाइल्स दी जा रही हैं, उनको एयर डिफेंस मिसाइल्स दी जा रही हैं। और ये मिसाइल्स जो हैं और ये वेपन सिस्टम्स जो हैं, इनको अगर स्ट्रीट्स में आप प्लेस करेंगे, उन्होंने कहा हमारे 16 बच्चे मारे गए, अगर आप इसको प्लेस करेंगे स्ट्रीट्स के अंदर, और वो कल या परसों हमने देखा पिक्चरों में भी, वीडियोस में भी, कि उन्होंने वेपन सिस्टम्स को सिविलियन एरियाज में रखा है। अगर आप उसको सिविलियन एरिया में रखते हैं या सिविलियंस वेपन कैरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो सिविलियन नहीं रह जाते, वो सोल्जर बन जाते हैं। और इसलिए जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में एक डिफरेंस होता है सिविलियन का और सोल्जर का, उसमें सिविलियन आर्म्स नहीं लेते। तो अब मैं एक लास्ट चीज पे बोलना चाहूंगा, उनकी जो स्पीच थी वो एक ऑप्टिक्स थी, वो एनकरेज कर रही थी पूरी कम्युनिटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो उनको ज्वाइन करें और इंटरवेंशन करें। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जो सारी चीजें बोल रहे थे वो सब सही थी। जी प्रोफेसर बेग, ज़ेलेंस्की के संबोधन में आपको क्या लगता है? वो अपने यूक्रेनियंस को धाड़स भी बंधा रहे थे कि हम लड़ेंगे, हम बहुत मजबूत हैं, और दूसरी तरफ ईयू से समर्थन की मांग भी, और साथ साथ ये संकेत के जरिए उन्होंने कह भी दिया कि आप साबित करें अगर आप मेरे साथ हैं, बस तालियां बजाने और तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा काम नहीं होने वाला। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो जो उन्होंने अपने सिटीजन्स के बारे में कहा कि हम तैयार हैं, ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि कोई भी लीडर जो है जिसका कंट्री अंडर अटैक है, उसको इसी तरह की बातें करनी चाहिए, अपने लोगों को एंथुसियाज्म बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनको ढाढ़स देने के लिए, क्योंकि एक मुश्किल घड़ी है। तो लीडर का तो काम ही है कि अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को, अपने कंट्री को लीड करना। तो वो तो पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही डेस्परेशन का एक सिचुएशन थी, जब इंसान या कोई लीडर किसी मुल्क का डेस्परेट हो जाता है कि उसके कोई भी अलाइज और जो सारे लोग उसके साथ, उसको लग रहा था हमारे साथ हैं और इस एक्सटेंट तक साथ है कि शायद मिलिटरीली भी हमारी मदद करेंगे, उसमें से किसी ने मदद नहीं की। और ऑब्वियसली कोई समझदार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट जो होगा वो पहले भी बता सकता था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है तो जाहिर सी बात है रशिया जैसे पावर के सामने अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज मिलिटरीली नहीं आएंगे, बिकॉज ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाए। तो ये एक डेस्परेट सिचुएशन थी जब वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग अपने, अगर आप मेरे साथ हैं तो दिखाइए। दिखाने का मतलब ऑब्वियसली यही है कि आप मतलब मिलिटरीली हमारी मदद करिए या फिजिकली हमारी मदद करिए, जो नहीं हो रही है। और इसलिए वो बहुत डेस्परेट हैं, और डेस्परेट होगा भी कोई मुल्क और उसका लीडर जो इतने बड़े पावर के थ्रू अटैक पे आ गया है। तो यही एक दो चीजें उससे नजर आ रही हैं उनकी मैसेज, उनकी स्पीच से। जी प्रोफेसर बेग हमारे साथ दो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जनरल भल्ला और हमारे साथ माथुर साहब, अनुज माथुर साहब। सबसे पहले जनरल भल्ला, आपसे क्या आपको लगता है कि इस समय रूसी कार्रवाई के तहत रूस अलग थलग पड़ गया है? सारी दुनिया खासकर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ खड़े हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आ पा रहे। जनरल भल्ला। यस, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। मैं एक बार स्पीच के बारे में एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। स्पीच बड़ी इमोशनल थी, लेकिन ईयू ने ऐसे कार्रवाई की है, तालियां बजाई है जैसे कि खेल के मैदान में बाहर चीयरिंग पार्टी होती है। उनकी काबिलियत से मॉरल सपोर्ट देने की है और कोई सपोर्ट देने की काबिलियत। हथियार और वो जो बोल रहे हैं इक्विपमेंट भेजेंगे, अगर यूक्रेनियन के पास एयरक्राफ्ट होते तो वो जो 64 किलोमीटर गाड़ियों की लाइन उसको उड़ा दे, इस तरह वो खड़ी है। इसका मतलब काबिलियत बिल्कुल नहीं रही। इसलिए कोई इक्विपमेंट, मिसाइल, हथियार अंदर आ सकते हैं कि नहीं, दैट्स वेरी क्वेश्चनेबल। सेकेंड, रूस अकेला हो गया कि नहीं। लुकिंग एट वेस्टर्न कंट्रीज एंड अमेरिकन एंड लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, डेफिनेटली अकेला हो गया, लेकिन उसके साथ देने वाले भी काफी हैं। चीन है, कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक होंगी, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज होंगी जो उनके साथ। जनरल भल्ला, आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है हम लोगों तक, वो खबर यह है कि बेलारूस के जरिए
बेलारूस की सेना भी यूक्रेन में प्रवेश कर रही है, तो रूस को कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो सीधे तौर पर रूस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रूस वैसे अकेला हो गया है, लेकिन कुछ है उनके साथ देने वाले। वो अपनी पावर दिखाना चाहता है। रूस अपना जो 91 से पहले जो उनकी सुपर पावर स्टेटस था, वो यूक्रेन के जरिए पूरे वर्ल्ड में अपनी पावर दिखाना चाहता है कि आई वांट टू गेट बैक टू माय ओल्ड स्टेटस ऑफ बीइंग अ सुपर पावर, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन दैट इजली। एंड जब तक यूक्रेन पे कब्जा नहीं हो जाएगा, वहां पे लीडरशिप चेंज नहीं होगी, आई डोंट थिंक रूस इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ यूक्रेन। जी माथुर साहब, जिस तरह से रूस अड़ियल है, रूस ने ठान रखी है कि वो कीव पर कब्जा कर रहेगा। एयर स्पेस की सुप्रीमेसी में यूक्रेन कहीं नहीं। ज़ेलेंस्की को हमने सुना, वो कह रहे हैं साबित करिए कि आप अगर मेरे साथ हैं। ऐसी सूरत में ज़ेलेंस्की कब तक लड़ पाएंगे? और इसके साथ साथ आपको लगता है कि जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाए, तो आपको लगता है कि नाटो देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में अगर कूद गए तो ये महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध का आगाज होगा? मनीष जी, पहली बात तो जो जनरल भल्ला ने कहा वो मैं सुन नहीं पाया, वजह कुछ भी रही होगी, तो यदि कोई मैं ऐसी दो एक बातें बताऊं जो ऑलरेडी कह चुके हैं तो माफी चाहूंगा उसके लिए। जी। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। पहले भी आपको मैंने कहा था, पहली बात तो यह है कि आज अगर आप ज़ेलेंस्की या यूक्रेन की मदद समझना चाहते हैं कि इसका मदद क्या है, तो यूक्रेन की एकमात्र मदद यह है कि पूरी अंतरराष्ट्रीय समुदाय मिलके इस युद्ध को रोके। यह मदद उसकी है पहली बात। अब इस मदद को देने के लिए आवश्यकता क्या है? अभी आप देखें कि रूस को आप कह रहे हैं अलग थलग पड़ गया है। मैं कह रहा हूं अलग थलग कहां पड़ गया है? रूस खुद महाशक्ति है और एक चीन नामक महाशक्ति उसके साथ है, और दो चार घटिया देश पाकिस्तान जैसे वो भी उसके साथ है। तो जब तक चीन, रूस, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, बेलारूस ये तमाम साथ है, तो अलग थलग कहीं नहीं हुआ। अलग थलग मैं तब मानता कि जब यूनाइटेड नेशंस की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 में से 14 वोट खिलाफ जाते उसके, वो नहीं हुआ, तो वो अलग थलग नहीं है। और शायद वो उसको पागलपन करने के लिए जो चीज को ताकत दे रही है वो यही है कि मेरे साथ चीन है, मेरे साथ और कई देश हैं। जहां तक सवाल ये बताना, ये कहा गया कि उसकी ज़ेलेंस्की की स्पीच का क्या असर है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जितने भी मदद की बातचीत हो रही है कि हम जहाज दे देंगे, हम मिसाइल दे देंगे, अरे कहां से दे देंगे? जहाज कहां से आएगा? कौन लाएगा? पायलट कहां है? ट्रेनिंग कहां से होगी? रूस जो है वो पूरा उनका एयर सुप्रीमेसी है। रास्ते उन्होंने अंदर आने जाने के बंद कर रखे हैं। पोर्ट कोई इनके पास अवेलेबल नहीं है। 2 स्टिंगर मिसाइल पैदल रास्ते से आ गई या 4 वो राइफल्स आ गई, वो सहायता नहीं है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में जिस प्रकार से यूक्रेन का आइसोलेशन किया है रशिया ने, किसी पोर्ट सिटीज को ऑक्यूपाई कर लिया है, ईस्टर्न एरियाज को उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, बेलारूस नॉर्थ की साइड में पूरा कब्जा है, सिर्फ वेस्ट का जो 2-2,500 किलोमीटर का वो है वो खुला हुआ है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रूस को मालूम है कि यदि कोई एग्जिबिट वो आएगा, रीइंफोर्समेंट्स, वो उसी रास्ते से आएंगे। आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर वो रास्ता खोलेगा और लवीव में लड़ाई दिखाई देगी आपको कुछ देर बाद, क्योंकि वो अभी वो यहां से वापस लौटने वाली परिस्थिति में नहीं है। जी। हमें प्रयास करना चाहिए। अब मैं बताता हूं इसका एक मिनट जी, 1 मिनट। इसके लिए आवश्यकता है कि उस पर हम दबाव दें, और दबाव का अगर असर नहीं होता है तो एक शायद कोई इंटरनेशनल पीस एनफोर्सिंग फोर्स, फिजिकल फोर्स यूएन के उसके अंदर अगर वो जाकर के कोई किसी प्रकार का इंटरवेंशन करके और मदद कर सकती है, तो वही मेरे को एक रास्ता नजर आ रहा है जो कि संभव भी है। अब आप देखें बेलारूस कूद गया लड़ाई में, इसका मतलब ये है कि रूस अकेला लड़ नहीं रहा। बहुत लोग माथुर साहब, जनरल भल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों के पास आऊंगा। जनरल भल्ला, आपकी टिप्पणी, फिर मुझे डॉक्टर बहल के पास जाना है कि भारतीय विदेश नीति के लिए कितनी बड़ी चुनौती। डॉक्टर बहल आपके पास आऊंगा, उससे पहले जनरल भल्ला आपने उंगली उठाई थी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि येलेंस्की को बड़ा जरूरी है समझना कि वो प्रेसिडेंट है पूरे स्टेट के, पूरे पॉपुलेशन की जिम्मेवारी है उनकी। उनको स्टेट क्राफ्ट की अप्लाई करने की जरूरत है। वो एक मिलिट्री कमांडर, टुकड़ी के आदमी नहीं है, टुकड़ी के कमांडर नहीं है, मिलिट्री कमांडर जो कि बोले लास्ट मैन लास्ट राउंड। जरूरी है ये सोचना कि आप पेशा को गिव इन कर दें, यू मस्ट लिव टू फाइट अनदर वॉर। So at least ensure that survival is there and not that you are saying that I will fight with the last man last round. वो मिलिट्री कमांडर की जिम्मेवारी है, ना कि स्टेट्समैन की। जी डॉक्टर बहल, इस समय सबसे बड़ी समस्या कूटनीति, विदेश नीति की अगर बात करें तो भारतीय विदेश नीति के लिए इस समय चुनौती की घड़ी है। डॉक्टर बहल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा। जी। सबसे पहले आपके चैनल में पहले भी बता चुका हूं कि भारत 50% से ऊपर जो इक्विपमेंट है, हमारी डिफेंस इक्विपमेंट है, वो रशिया से आती है। और उस डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाईज और जो आने वाले S-400 अकुला सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन जो हमने $3 बिलियन पे लीज पे ली है, और जो एडिशनल T-90 टैंक्स जो हम ले रहे हैं रशिया से, और भी बहुत कुछ जो डिफेंस इक्विपमेंट हम रशिया से ले रहे हैं, तो 10-15 साल तक हम रशिया पे काफी हद तक डिपेंडेंट है। तो हम अपनी पॉलिसी रशिया के अगेंस्ट ले जाके नहीं ले जा सकते, इस समय हमारी ये मजबूरी है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के साथ हमने $21 बिलियन की डिफेंस डील्स की हैं 2007 से। अमेरिका हमारे पास है कोऑर्डिनेटर के अंदर, हम बहुत क्लोज हैं कोऑर्डिनेटर में उसके साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और हम चाहते हैं कि चीन को अगर हमको एक जगह पे कंस्ट्रेन करना है तो अमेरिका की हमको जरूरत पड़ेगी वहां पे। तो अगर हम देखें तो हमारा जो स्थिति है बहुत ही अहम बट बहुत ही नाजुक है। और खासकर आज जब हमारे भारतीय छात्र जो फंसे हुए हैं कीव के अंदर और जो फंसे हुए हैं खार्किव में या जो दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं, तो एक बहुत ही नाजुक स्थिति पे भारत है। और आज भारत बात कर रहा है दोनों साइड पे, हमारे विदेश मंत्रालय ने बात की है रशिया से भी और यूक्रेन से भी, कि कोई किसी तरीके से एक सेफ पैसेज बने। उस सेफ पैसेज से हम अपने भारतीय जो छात्र हैं उनको निकाल सके। लेकिन ये जो विंडो है, इसको हम कहते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो बहुत छोटी सी है, क्योंकि जिस दिन कीव के अंदर फोर्सेस आ गई उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम एक छोटी सी और बात मैं कहना चाहूंगा, कीव से 150 किलोमीटर दूर है बेलारस। क्या हमने, मुझे नहीं मालूम हमने एक्सप्लोर किया है कि नहीं किया, कि क्या हमने एक्सप्लोर किया है कि बेलारस से अगर हम भारतीय छात्रों को निकाल सके, क्योंकि पोलैंड पे हमने हालत देखी है, ट्रेन के अंदर हमारे छात्रों को घुसने नहीं दे रहे और हमारे छात्र काफी हद तक अभी कीव के अंदर फंसे हुए हैं। आज एक ऐसी स्थिति है कि अब भारत चाहता है उनको निकालना, लेकिन हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं मोमेंट बाय मोमेंट। या तो हम उनको कहें कि बंकरों के अंदर रहो और अपने आप को महफूज रखो और अपनी जो राशन की सप्लाई है उसके ऊपर कंट्रोल रखो। डॉक्टर बहल, मेरी जानकारी और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि कीव में बंकर में भी जो छात्र हैं, जो भारतीय हैं, दूसरे नागरिक है, वो बंकर से भी बाहर निकलकर कीव छोड़ दें। बिल्कुल, और वो इसलिए बोला गया उनको क्योंकि कीव पे जब ऑक्यूपेशन असॉल्ट होगा तो उसमें यह नहीं पता चलेगा कि वो भारतीय छात्र हैं या दूसरे हैं, या भारतीय छात्र के भेस में कुछ यूक्रेनियंस निकलना चाहते हैं ताकि वो कुछ और गुरिल्ला वॉरफेयर कर सकें। या तो वहां पे फॉग ऑफ वॉर बहुत हाई होगा, इसको इंग्लिश में वो लोग फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं, जहां पे सिचुएशन क्लियर नहीं होती। तो हमारे भारतीय छात्र जो वहां फंसे हुए हैं कीव के अंदर, वो क्रॉस फायर के अंदर आ सकते हैं और काफी नुकसान हो सकता है हमारे छात्रों को। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती डॉक्टर बहल, बहुत बड़ी चुनौती। हमारे कई होनहार छात्र, उसके साथ साथ भारतीय वहां पर फंसे हैं, हजारों की संख्या में हैं। जी हाँ, लेकिन ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार कोशिश कर रही है, इसमें न केवल एयर इंडिया बल्कि देश की दूसरी विमानन कंपनियों से भी मदद ली जा रही है। डॉक्टर बहल, आएंगे आपके पास। बेग साहब, यूक्रेन में चल रही इस विनाश लीला के बीच आखिर सेफ पैसेज कैसे बने? बेग साहब, अब देखिए सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड है और जैसा हम लोगों को टीवी के न्यूज और अखबारों से बातें पता लगती हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सिचुएशन वैसी हो। अब गवर्नमेंट अपने सारे चैनल्स को खोले हुए है और सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स नेबरिंग कंट्रीज में यूक्रेन के पहुंच चुके हैं
और वो उन सबसे हमारी लियाजनिंग चल रही है, पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये चीज जिसको कहते हैं कि ईजियर सेड देन डन, इतना आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चीज है। और गवर्नमेंट इस चीज को भी समझ रही है कि जाहिर सी बात है हमारे देश के यंग बच्चे वहां पर हैं और इतने ज्यादा तादाद में, नंबर से इतने ज्यादा हैं, तो कैसे जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से सेफली उनको बाहर निकाला जाए। अब इस सिचुएशन में ये इसका कोई इजी रूट नहीं है कि हम कोई सजेस्ट करें कि साहब इस तरह से आप करें तो ऐसा हो जाएगा। वो तो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन चेंज होती जाती है और उसके हिसाब से हमारे क्या मिनिस्टर्स हैं और भी जो लोग उसमें डिप्लॉयड हैं वो इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं अगर प्रे कि भाई हमारे सारे बच्चे सेफ हों और वो जल्दी से जल्दी और खैरियत से हमारे देश वापस आ जाए। जी बेग साहब, एक छोटा सवाल, रूस क्या आपको लगता है वो जल्दबाजी में दिखाई दे रहा है कब्जे की लड़ाई में? नहीं, देखिए रूस बिल्कुल जल्दबाजी उस सेंस में नहीं करेगा कि बहुत जल्दी कोई काम करे, लेकिन इफेक्टिवली और जितनी जल्दी हो सके वो अपना वो टारगेट जो उसने सेट किया है उसको इफेक्टिवली हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। और रूस के ऊपर मेरी समझ से ये जो इंटरनेशनल लेवल पर वेस्टर्न कंट्रीज ने एक एटमॉस्फेयर बनाया है कि साहब सारे कंट्रीज आपके अगेंस्ट हैं, वो उससे डिटर होने वाला नहीं है। क्योंकि उसने पहले ही ये सोच लिया होगा कि जब हम ऐसा करेंगे तो ये सारे कंट्रीज दुनिया के जो है हमारे अगेंस्ट होंगे और स्टेटमेंट्स देंगे और जनरल असेंबली में हमारे अगेंस्ट बात होगी। तो वो रूस उसको सोच समझ के उस हिसाब चल रहा है, क्योंकि उसको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में मालूम है और उसको अपना सपोर्ट बेस भी, जैसा अभी जनरल साहब ने कहा, वही मालूम है। चाइना और छोटे कंट्रीज तो अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन चाइना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो उसके साथ है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की पावर इक्वेशन चेंज हो रही है। अमेरिका माने ना माने अमेरिका डिक्लाइन में है और रूस और चाइना दूसरे इमर्जिंग पावर्स है। तो दुनिया की इंटरनेशनल लेवल पर जो पावर इक्वेशन है वो चेंज हो रही है और उस इक्वेशन को रूस का ये एक्शन डिफाइन कर रहा है। तो आप देखेंगे जब ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा तो दुनिया में एक पावर इक्वेशन जो है वो बदली हुई नजर है। जी बेग साहब, प्रोफेसर बेग, सबसे अहम सवाल, जी हाँ, बात आ रही है वैक्यूम बम। जी हाँ, मैं अपने इंडिया का सवाल खत्म करते करते हमारे दो रक्षा विशेषज्ञ जनरल भल्ला और अनुज माथुर साहब। जनरल भल्ला, मेरा सवाल आपसे, अब वैक्यूम बचा है या नहीं? वैक्यूम बम का इस्तेमाल हो रहा है और ये वैक्यूम बम जो कि ऑक्सीजन सोख लेता है और इतनी गर्मी पैदा कर देता है, आपके लगभग 250 मीटर के इलाके को ये एक तरह से श्मशान बना देता है। इसके उपयोग की बाद आपको लगता है कि रूस थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं और वो जो चाहेगा वही करेगा? बिल्कुल, आपने ठीक बोला है। अभी छठा दिन हो गया है वॉर का, तो वॉर की इंटेंसिटी एज द टाइम गोज बाय इंक्रीज होती रहेगी। उन्होंने जो वैक्यूम बॉम्ब डाला है एंड क्लस्टर बॉम्ब डाला है वो यही दिखाने के लिए डाला है कि एरिया वेपन्स ये इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। बिसाइड्स द हीट विच इज जनरेटेड बाय वैक्यूम बॉम्ब, ब्लास्ट बहुत बड़ा होता है जिसके कारण जो आसपास की चीजें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन पे डैमेज हो जाता है। तो वो कन्वे कर रहे हैं कि हम हाई इंटेंसिटी वेपन्स इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए प्लीज गिवन। जी, इस बीच बड़ी खबर यह है, हमारे अपने सहयोगी सरफराज सैफी ने अभी मुझे मैसेज के जरिए भेजी है कि लगभग 80% लोगों ने कीव शहर छोड़ दिया है। जी हाँ, 80% लोगों ने कीव शहर छोड़ दिया है, वहां से वो निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, माथुर साहब मैं आपके पास आऊंगा। माथुर साहब, मेरा सवाल आपसे है, वैक्यूम बम को लेकर जिस तरह से उसका प्रयोग हो रहा है, आपको लगता है कि रूस अमानवीय होता चला जा रहा है? वो जंग में ये नहीं देख रहा कि आखिर कितने मासूम लोग, बेगुनाह लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं? माथुर साहब। मनीष जी, एक बार फिर मैं आपको कहूंगा कि मुझे जनरल भल्ला की आवाज सुनाई नहीं दी। उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है, तो यदि कोई रिपीटेशन हो तो प्लीज मुझे क्षमा करें। उन्होंने क्या कहा माथुर साहब, मैं आपको बता देता हूं। वैक्यूम बम को लेकर जनरल भल्ला ने कहा है कि वैक्यूम बम के इस्तेमाल के साथ साथ रूस और भीषण हो सकता है। हाँ, देखिए, चलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले मैं एक कहावत है लड़ाई के युद्ध की, जो मैं पहले वो बताना चाहूंगा कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध की पहली कैजुअलिटी कौन होती है? युद्ध की पहली कैजुअलिटी ट्रुथ, सत्य होती है।
सबसे पहले सत्य की मृत्यु होती है किसी भी युद्ध में। तो अब आप जो मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो खबर आ रही है उसमें से चंद खबरें एक तरफा हो सकती हैं, और संभावना ये भी है कि ये जो क्लस्टर बॉम्ब और वैक्यूम बॉम्ब के इस्तेमाल का जो उनके ऊपर आरोप लगा है वो शायद सच ना हो, लेकिन हम मान लेते हैं कि वैक्यूम बॉम्ब का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये वैक्यूम बॉम्ब जो है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बैंड बॉम्ब है, आप इसको युद्ध के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर ये रशिया ने इस्तेमाल किया है तो ये एक बहुत बड़ा वायलेशन है आपके इंटरनेशनल लॉ का। तो आप इस बेसिस पे ही मेरे ख्याल से देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि दुनिया जो है जो समझे और इसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, और मैसेज के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पीस कीपिंग नहीं, पीस एनफोर्सिंग फोर्स भेजने की आवश्यकता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बोलते हैं कि हम आप 50 जहाज दे देंगे, 50 जहाज कैसे दे दोगे? तो ये तो तमाम बातें हो रही हैं, ये सब हवा में है, और ये आपको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये उनको एक्चुअली मिसलीड कर रही है। आज की तारीख में जैसे मान लीजिए इन्होंने कल अप्लाई कर दिया ईयू के लिए, मैं भी चाहता हूं वो ईयू का मेंबर बने, लेकिन क्या वो टाइमिंग उसका सही था? जिस बात के लिए रशिया ने आपके ऊपर हमला किया है, जिस बात के लिए रशिया ने आपको पूरी दुनिया को गर्त में ले जाने की पूरी तैयारी कर ली है, आप उसी बात में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप बनिए मेंबर, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन वो जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आवश्यकता है कि आप किस प्रकार से इस युद्ध को रोक सकते हैं, ना कि इसको बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जैसे लीडर्स को और तमाम इंपॉर्टेंट लीडर जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पुतिन को, उसके साथ उनको किया जाए। दूसरा, बड़ी खबर आ रही है, हमको करना पड़ेगा चीन को। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत का मामला। जी हां, बात कर रहे हैं नवीन शेखरप्पा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के परिवार से की है बात, उनके पिता से बात कर प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय सारा भारत उनके परिवार के साथ है, नवीन की मौत पर दुख जताया है, और इसके साथ साथ कहा है डेड बॉडी अंदाजा 4ನೇ ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, 4ನೇ ವರ್ಷ. ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದಾಜು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಂದಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡೋಣ, ಬೇಗ ತರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಿಎಂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. खार्किव हमले में नवीन की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के पिता से बात की, ढांढस बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में सारा भारत, जी हां, सारा भारत इस समय नवीन के परिवार के साथ है। जी हां, आज के इंडिया का सवाल में हमने चर्चा की अलग अलग मुद्दों पर, विदेश नीति पर, रक्षा मामलों के जानकार के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजीव भल्ला, अनुज माथुर साहब, हमारे साथ डॉक्टर एएस बहल और प्रोफेसर बेग हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय दी। आप सबका धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जी हां, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जी आपको समझना होगा, यूक्रेन इस समय कह रहा है कि आप अगर मदद कर रहे हैं तो बातें हवा है। जी, हवाई बातों से काम नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि यूक्रेन की आसमान का हवाई स्पेस इस समय रूस के कब्जे में है, तो हवाई बातों से यूक्रेन का काम नहीं चलने वाला। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ साथ रूस यूक्रेन महायुद्ध के अपडेट को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी, जी हां, रमन ममगाई।